वेलकम यू ऑल इन लर्न करो क्लास 11 एंड 12 और मैं हूँ श्रेया आपकी एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोरे। अल्फोंसो डोरे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। दिस स्टोरी इज ऑफ अबाउट दोज डेज जब फ्रांस और पर्शिया के बीच वॉर चल रहा था एंड एज अ रिजल्ट पर्शिया जीत गया था और फ्रांस हार गया था। पर्शिया वॉज लेड बाय बिस्मार्क। पर्शिया उन दिनों में consisted of nations of Germany, Poland and parts of Austria, and as a result of the war, two districts named Alsace और Lorraine दोनों पर्शिया के हाथ में चले गए थे। नाउ अपनी स्टोरी के थ्रू ऑथर हमें बेसिकली दो बातें बताना चाहते हैं, दो मैसेजेस देना चाहते हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कॉमन मैन एंड लव ऑफ मदर लैंग्वेज, यानी कि युद्ध का प्रभाव आम आदमी की जिंदगी पर क्या होता है और मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा के प्रति आपका प्यार, लगाव और सम्मान। सेकेंड इज डू इट नाउ और रिग्रेट टुमारो। हम सभी की एक आदत होती है ना आज के काम को कल पे टालने की, ये जब प्रॉपरली पड़ जाती है इससे हमें अल्टीमेटली रिग्रेट ही फेस करना पड़ता है। The story revolves around a little school-going child named France. So one morning, France स्कूल जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसे बहुत डर लग रहा था स्कूल जाने के लिए क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हेमल को आज अपनी क्लास से क्वेश्चंस पूछने थे ऑन पार्टिसिपल्स, जिसके बारे में फ्रांस को तो कुछ भी नहीं आता था। आई एम श्योर आपको आता होगा पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिकली दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आर द वर्ड्स इन विच वी यूज ing और पास्ट पार्टिसिपल में लाइक ed और er, जैसे कि वॉकिंग और वॉक्ड। वेल, एज इट वॉज अ सनलिट डे, तो आउटसाइड इट वॉज वार्म, ब्राइट, चिर्पिंग्स। चिर्पिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड्स ऑन द वुड। ये सारी आवाजें आ रही थी और पर्शियन सोल्जर्स जो कि बैकफील्ड में मार्च कर रहे थे, इनकी भी आवाजें आ रही थी। ये सब देख रहा था फ्रांस और आता उसे कुछ था नहीं, स्कूल के लिए वो लेट था। सोच रहा था कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ क्योंकि उसे ये सब बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। बेसिकली वो बंक मारने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा नो 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 इट इज़ रॉन्ग, और वो सोचता है कि मेरे को स्कूल ही जाना चाहिए। नाउ जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा होता है वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड सिंस लास्ट 2 years वहाँ से सारी बुरी ही खबरें आ रही थी, जैसे कि अबाउट लॉस्ट बैटल्स, वो वॉर जिनमें कि वो बैटल्स में जिनमें कि वो हार चुके होते थे। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी कि जो ऑर्डर्स देते थे कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना विच इज ऑपोजिट ऑफ फ्लड्स। नाउ ऑलरेडी लेट हो चुका था तो रुक के देखने का और पता करने का कि क्यों है वो क्राउड इकट्ठा, इतना टाइम तो उसके पास नहीं था। सो वो अपने आप को क्वेश्चन करता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया भाई। ये सोच के वो और तेज तेज चलने लगता है, और जब वो और तेज तेज चलता है तो वहाँ पे बैठा हुआ ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी, उसको बोलते हैं डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्कूल एनफ टाइम से पहुँच जाओगे। ये सुन के फ्रांस को लगता है कि ये डेफिनेटली मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रांस को थोड़ा बुरा भी लगता है ये सोच के वो और तेज तेज चलने लगता है और मिस्टर हेमल के गार्डन तक पहुंचता है। नाउ यूजुअली स्कूल के बाहर जो स्ट्रीट है वहीं पर एक बसल सुनाई दे रही होती थी। बसल इज अ मिक्सचर ऑफ साउंड्स, और वो साउंड्स काय की होती थी? इट वॉज ऑफ द यूज ऑफ डेस्क एंड बेंचेस। यूनिसन में चिल्ड्रंस वहाँ पे अपना लेसन रिसाइट कर रहे हुआ करते थे। रूलर रैपिंग, टीचर्स जब अपना रूलर को टेबल पे रिपीटेडली मारते हैं तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसे टैपिंग बोलते हैं। लेकिन टुडे इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग वाई? बिकॉज संडे को स्कूल ऑफ रहते हैं। स्कूल तो ऑफ नहीं था बिकॉज इट वॉज नॉट संडे, बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट। नाउ फ्रांस विंडो से अंदर देखता है कि सभी बच्चे उसके फ्रेंड्स अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और मिस्टर हेमल अपने रूलर को अंडर द आर्म प्लेस करे हुए इधर से उधर वॉक कर रहे हैं। अब उसको डोर खोलना पड़ता है और सभी लोगों के सामने अंदर जाके बैठना पड़ता है। वो काफ़ी ब्लश्ड और फ्राइटेंड होता है। ब्लश्ड यानी कि शर्मिंदा क्योंकि उसे कुछ नहीं आता है, और फ्राइटेंड
क्योंकि वो लेट आया है और उसको पूरे चांसेस हैं डांट पड़ने की। बट मिस्टर हैमिल उसको बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। वो उसको ये सब कुछ बड़ी काम वॉइस में बोलते हैं कि अपनी जगह पर जाकर बैठो फटाफट से फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही बिगिन करने वाले थे। नाउ वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और अपने फियर को ओवरकम भी नहीं कर पाया था, तभी वो नोटिस करता है मिस्टर हैमिल को। ही वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ग्रीन कोट विद अ फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप, जिसे कि वो यूजुअली स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करते थे। क्या होते थे वो स्पेशल ओकेजन्स? जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या फिर इंस्पेक्शन डेज। बट आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, तो फिर आज क्यों पहने हुए थे उन्होंने ये कपड़े? उसके अलावा वो एक और चीज़ नोटिस करता है कि बैक बेंचेस जो कि यूजुअली खाली ही रहा करती थी, आज उस पर विलेज पर्सन्स बैठे हुए थे। कौन थे वो विलेज पर्सन्स? ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर। हॉसर बोलते हैं ओल्ड पर्सन हु वर्क्स ऑन फार्म। तो वो सोच रहा था कि ये सब क्यों आए हुए हैं आज। और उसके लिए एक और सरप्राइजिंग थिंग ये भी थी कि उन्होंने मिस्टर हैमिल, उसके टीचर ने, वो कपड़े क्यों पहने हैं जो वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। नाउ मिस्टर हैमिल बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टीच यू। क्यों? क्योंकि बर्लिन जो कि जर्मन की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर्स आए हैं कि अब से स्कूल्स में अल्जास और लॉरेन के ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, बिकॉज इन द बैटल अल्जास और लॉरेन हैव गॉन अंडर द हैंड्स ऑफ जर्मन। नाउ मिस्टर हैमिल कहते हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप सब ऑल द इंटायर क्लास आज और अटेंशन पे करें और ध्यान से सुने। नाउ व्हाट ए थंडर क्लैप वाज इट फॉर द लिटिल फ्रांस। वो ये आवाज, ये बातें मिस्टर हैमिल के सुन के एकदम चौंक गया कि व्हाट वाज इट। वो सोचता है, व्हाई लास्ट चैप्टर, आई हार्डली न्यू टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, स्टॉप हियर एंड देन। वो सोचता है कि अभी तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, और अभी मैं यहीं पे रुक जाऊं, आगे क्या होगा? ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। अब उसको एहसास होता है कि उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है इन ऑल द रिडिकुलस एक्टिविटीज लाइक सीकिंग बर्ड एग्स एंड स्लाइडिंग ऑन सार। सार इज द रिवर इन द सिटी ऑफ अल्जास। उसको अब ये एहसास हो रहा होता है कि नाउ द टाइम हैज गॉन। अब वो कल कभी नहीं आएगा जिसपे कि वो टालता रहता था कि कल सीखेंगे कल सीखेंगे, कि अब वो कब सीखेगा। अचानक से वो सब बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड ग्रामर जो कि उसे बहुत हैवी लगा करती थी और बकवास भी लगा करती थी, वो उसको अचानक से उसके ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगती है, जिनको वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। अचानक से उसे उनसे बहुत अटैचमेंट फील होने लगता है। अलॉन्ग विद इट वो ये भी सोचता है कि वो अब से वो मिस्टर हैमिल से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अब चले जाएंगे। ये सब सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और उसको अब डेफिनेटली ये भी पता चल चुका होता है कि बुलेटिन के बोर्ड के पास भीड़ जो इकट्ठा हुई थी, व्हाट वाज द रीजन व्हाई दीज पीपल हैव गैदर्ड इन द बैक बेंचेस। और उसको ये भी पता होता है कि आज जो उन्होंने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं वो क्यों पहने हुए हैं। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी उसको ये भी एहसास होता है कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, ऑल द विलेज मैन, दे वर वेरी सॉरी, क्योंकि वो उतना स्कूल नहीं जा पाए थे, इतना लर्न नहीं कर पाए थे, एंड दे वर थैंकिंग मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि मिस्टर हैमिल इतने टाइम से वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहे थे। सो इन अ वे दे वर प्रेइंग ग्रैटिट्यूड एंड अलॉन्ग विद इट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। वो इस तरह से अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट भी शो कर रहे थे जो कि अब उनकी नहीं रही थी, क्योंकि फ्रीडम वॉज गॉन। नाउ इसी सब के बीच में नाउ इट इज फ्रांस टर्न टू डिसाइड। अभी फ्रांस का टर्न आ गया है सुनाने के लिए। फ्रांस कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है और सोचता है लाउड, क्लियर और विदाउट अ सिंगल मिस्टेक मैं आंसर दूंगा। स्टार्ट करता है, बट स्टार्टिंग के कुछ वर्ड में ही जम्बल्ड अप, मिक्सड अप हो जाता है और चुप हो जाता है, क्योंकि फ्रांस को तो कुछ आता ही नहीं था। अब वो डेस्क को पकड़ता है और सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। इन द मिक्सचर ऑफ इमोशंस उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो डरा हुआ होता है और उसको काफ़ी शर्मिंदगी भी लग रही होती है कि उसे कुछ भी नहीं आता है, ऑल्दो वो आंसर देना चाहता था। बट मिस्टर हैमिल बोलते हैं, आई वोंट स्कूल यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटूंगा?
क्योंकि आई नो यू आर अशेम्ड, और तुम्हें होना भी चाहिए। वाई? बिकॉज हम सभी की आदत होती है ना, एज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टुमारो। हम सभी आज के काम को कल पे टालते रहते हैं और वो बोलते हैं उन्हें कि अब देखो तुम सोचते थे कि मैं कल लर्न कर लूँगा, कल लर्न कर लूँगा, अब वो कल कभी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज ग्रेट ट्रबल विद एल्जास। नाउ एल्जास इज गॉन इनटू द अदर हैंड्स। नाउ वो उसको ये बात भी बोलते हैं, नाउ द पर्शियन पीपल हु विल कम हियर दे विल हैव अ राइट टू क्वेश्चन यू कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो जब तुम्हें ना तो फ्रेंच पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। वो कहते हैं बट फ्रेंड्स यू आर नॉट द वर्स्ट। सारी गलती तुम्हारी ही नहीं है। एवरीबडी वी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड एट सब एनी हाउ। एज तुम्हारे पेरेंट्स इतने भी इंटरेस्टेड नहीं थे लर्निंग के लिए तुम्हारी कि वो तुम्हें इसके लिए पुश करें। वो चाहते थे कि तुम वर्क करो फार्म्स में और मिल्स में, जिससे कि तुम वहाँ से थोड़े एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सको। और मिस्टर हैमिल खुद को बोलते हैं, मैं भी तो तुम्हें कभी कभी अपने प्लांट्स में वाटरिंग करने के लिए भेज दिया करता था। किस टाइम में? जब तुम्हारा लर्निंग का टाइम होता था। और जब मुझे खुद, मिस्टर हैमिल बोल रहे हैं, जब मुझे खुद फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम सभी की जल्दी छुट्टी कर दिया करता था। इसके बाद एक बात से दूसरी बात निकलती जाती है। उसके बाद मिस्टर हैमिल बोलते हैं दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। इसलिए हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, इसे प्रिवेंट करना चाहिए और ऑनर करना चाहिए। When the people are enslaved, मतलब जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, then their mother language, that is मातृभाषा, मदर लैंग्वेज ही एक की तरह वर्क करती है उन सभी को प्रिजन से बाहर निकालने के लिए। वो बता रहे हैं कि मदर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस अटमोस्ट है, जिसको आप डिसरिगार्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद उनका टर्न होता है, वो स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर का चैप्टर। ग्रामर का चैप्टर मिस्टर हैमिल समझाते हैं क्लास को। अब टू द अम्यूजमेंट ऑफ फ्रांस, उसे उस दिन सब कुछ समझ आ रहा होता है। वो सोचता है मुझे आज अचानक से ही सब कुछ समझ आने लगा है, मैं आज ही क्लास को अटेंटिवली सुन रहा हूँ, या फिर मिस्टर हैमिल आज कुछ ज़्यादा पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अपेयरिंग एज इफ मिस्टर हैमिल चाहते थे कि उनमें जितनी भी नॉलेज है वो सारी कुछ आज निकाल दें। सारी नॉलेज वो शेयर कर देना चाहते थे अपनी क्लास में, जितनी भी थी, all entire in one shot straight into the heads of the class people. Now after grammar it was the writing turn. अब उनका राइटिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। राइटिंग के लिए मिस्टर हैमिल अपने साथ रेड कलर की कुछ नोटबुक्स लेकर आए थे, जो इन्हें कि वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उन पर लिखा था फ्रांस अल्जास, फ्रांस अल्जास। Those little red notebooks were appearing as if the floating flags in the hands of the people in the class. The atmosphere in the class was very quiet and peculiar. Everybody was so serious. तभी फ्रांस रियलाइज करता है कि रूफ टॉप्स पे से पिजन्स की कूइंग की आवाज़ आ रही है। तो फ्रांस सोचता है विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो अपने माइंड में सोचता है कि क्या पर्शियंस पिजन्स को भी अपनी लैंग्वेज में गाना गाने के लिए बोलेंगे, कि क्या उनको भी अब जर्मन बोलनी पड़ेगी। हेयर इन दिस लाइन पिजन सिग्निफाइज फ्रीडम, जो कि पिजन के पास है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं बीइंग बर्ड्स, लेकिन वो फ्रीडम अपनी मदर लैंग्वेज को यूज़ करने का पीपल ऑफ अल्जास से जा चुका था। जब भी फ्रांस अपनी नज़रें उठा के मिस्टर हैमिल की तरफ देखता तो वो नोटिस करता कि वो मोशनलेसली अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, यानी कि बिना हिले डुले वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और एक चीज़ को के बाद दूसरी चीज़ को इतने ध्यान से देख रहे हैं जैसे कि वो अपनी सराउंडिंग पिक्चर को अपनी आइज़ में फिक्स कर लेना चाहते हों। सब कुछ एज इट इज़ था, विंडो के बाहर का गार्डन एज इट इज़ था, सिर्फ डेस्क और बेंचेस रेगुलर यूज़ की वजह से अब स्मूथर हो गए थे। और हॉपवाइन, अ प्लांट जो कि मिस्टर हैमिल ने खुद ही प्लान करा था, वो और लंबा हो गया था। होपवाइन एक प्लांट होता है जो कि टेंड्रिल लाइक फॉर्म में लाइक दिस ग्रो करता है। इसके अलावा वो ग्रो करता करता विंडो फ्रेम से रूफटॉप तक जा पहुंचा था। और
वॉलनट ट्रीज भी लंबे हो चुके थे, यानी कि अखरोट के पेड़ भी लंबे हो चुके थे, और ऊपर वाले फ्लोर से मिस्टर हैमिल की सिस्टर के पैकिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हु वर कीपिंग, जो कि अपना सामान रख रही थी ट्रंक्स में, क्योंकि उन दोनों को नेक्स्ट डे कंट्री छोड़कर जाना था। नाउ आफ्टर अ राइटिंग लेसन, वो एक हिस्ट्री का लेसन करते हैं और उसके बाद सभी बच्चे चैंट करते हैं। चैंट मीन्स लाउड वॉइस में साथ सब एक दूसरे के साथ बोलते हैं। एंड अलॉन्ग विद देम हॉसर होल्डिंग प्राइमर स्पेल्ड लेटर्स विद देम। हॉसर जो कि एक प्राइमर लेके आए थे ओल्ड। प्राइमर क्या होता है? एक बेसिक कैनवस होता है जिसपे कि बेसिक्स लिखे होते हैं जो चिल्ड्रंस के यूजफुल होते हैं। तो एक वो पुरानी वो भी लाते हैं, वो भी बच्चों के साथ तेज आवाज में सब कुछ रिपीट कर रहे होते हैं। हॉसर वॉज क्राइंग, वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस। हॉसर ये सब कुछ रिसाइट करते करते रो भी रहे होते हैं और उनकी आवाज़ लड़खड़ाती है बिकॉज वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो रखे होते हैं। ये सुन के फ्रांस को हंसी भी आ रही होती है और साथ साथ रोना भी आ रहा होता है। नाउ द चर्च स्ट्रक 12 एंड इट वॉज द टाइम फॉर एंजेलस। एंजेलस इज द प्रेयर ऑफर्ड इन द चर्च इन द रोमन कैथोलिक चर्च। एंड उसके बाद ट्रम्पेट्स की साउंड आती है। ट्रम्पेट इज अ लॉन्ग हॉलो इंस्ट्रूमेंट इन विच व्हेन वी ब्लो एयर म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस। ये ट्रम्पेट्स की साउंड कहाँ से आ रही है? बाय द पर्शियन सोल्जर्स जो कि परेड से वापस आ रहे हैं। नाउ मिस्टर हैमिल अपनी सीट से धीरे धीरे उठते हैं और बोलते हैं, माई फ्रेंड्स, आई वो कुछ बोलना चाहते हैं बट उनमें वो इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं, उनमें इतने इमोशनल हो रखे होते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और जितनी उनमें स्ट्रेंथ होती है उससे लिखते हैं बड़ा बड़ा विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद वो बोलते हैं एक जेस्चर करते हुए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, लाइक दिस। वो अपनी क्लास को बोलते हैं ऐसे जेस्चर करते हुए हैंड्स का, दैट स्कूल इज डिसमिस्ड और आप जा सकते हैं।